नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। जैसा कि आपको पता है, इस खास सेशन में बात करते हैं उन करंट अफेयर्स की, जो उसी दिन का हिस्सा हैं और आपको अपडेट कर सकें कि आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिसको क्या कर सकें, पढ़ सकें। इसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो क्या करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के अलावा आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सेशन को और कमेंट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए कोई वीडियो है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 194 है, वो किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, ऐसे ही नहीं उठाए जाते हैं कोई क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या हुआ था, वहाँ पर भी विधानसभा में 12 विधायकों को क्या किया गया था, वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था। अब जिसको क्या किया गया है, न्यायालय ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनको उनका सस्पेंशन गलत था, इसलिए चर्चा में आया। तो आपको बता दें, संविधान का अनुच्छेद 194 है, वो क्या करता है कि यदि विधानमंडल में, जो राज्य के अंदर होता है, अगर विधानमंडल के अंतर्गत जो उनके सदस्य हैं, वहाँ पे कौन सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात एमएलए जो होते हैं, यदि वो क्या करते हैं, अध्यक्ष को बिना सूचना दिए हुए 60 दिनों तक क्या करें, 60 दिनों तक अगर क्या कर सकते हैं, लगातार क्या रहे, अब्सेंट रहे और उनकी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास ना आए, तो क्या कर किए जाते हैं, उनको क्या, उनको वहाँ पे सदन से क्या किया, निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंशन कर दिया जाता है। उसी से लिंक था, इसलिए ये क्वेश्चन आज का करंट अफेयर बनता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि देश के मेंटर कार्यक्रम किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? तो देश के मेंटर कार्यक्रम काफ़ी चर्चा में रहे, सोनू सूद इसमें आए थे ब्रांड एम्बेसडर बन के। तो आपसे क्वेश्चन ये आता है कि देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनू सूद हैं, जो कि कोविड-19 के बाद से काफ़ी चर्चा में बने हैं। तो देश के मेंटर कार्यक्रम, ये देश की राजधानी किस राज्य द्वारा? दिल्ली के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो वॉलंटियर रूप से जो काफ़ी कहीं किसी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, वो क्या करें, दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का, जो ऐसे बच्चे जो 9 से लेकर कहाँ तक पढ़ रहे हैं, 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं, उनको क्या करें, उनको गाइड करें, फ़ोन के माध्यम से उनके सेशन लें और कम से कम 4 सेशन लेने ज़रूरी हैं, आपको बता दें। इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2021 में शुरू किया था, देश के मेंटर कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत दिल्ली टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है, उसका सहयोग लिया जा रहा है। आपको बता दें, ये लोग जो इसमें जो गाइड करते हैं, वो स्वैच्छिक परामर्शदाता होते हैं, यानी कि अपने वॉलंटरी एडवाइजरी देते हैं। प्रेज़ेंट टाइम में बात की जाए, ऐसे जो कितने लोग हो चुके हैं, लगभग 44,000 लोग हो चुके हैं, जो कि 1,76,000 बच्चों को क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं मेंटर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस टाइम चर्चा में क्यों है? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आई है कि इससे कहीं न कहीं बच्चों का शोषण भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या कही गई है, पता नहीं वो सही बातें बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़की को कोई लड़की ही ट्रीट मेंटर करे और किसी लड़के को कोई लड़का ही ट्रीट करे, फिर भी वहाँ पर क्या रहे, उनका शोषण ना हो, इसकी क्या गारंटी है? ऊपर से इसमें क्या है कि अभिभावकों की पहले इसमें परमिशन होती है, तो अगर कोई बात आएगी, अभिभावकों को क्या होगा, वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएँगे। इसके लिए क्या हुआ, चर्चा बना हुआ है कि इसके जो दोष हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि नेट ज़ीरो बिल्डिंग या फिर नेट ज़ीरो इमारत क्या है? नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है? नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है? जो जितना भी इनपुट हो और जितना भी क्या हो, आउटपुट हो, तो इन दोनों का जो सम क्या आना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? नेट ज़ीरो बिल्डिंग ऐसी इमारतों को कहा जाता है, वो इमारतें जो क्या करें, उनके यूज़ आने वाली जो भी ऊर्जा है, जो भी लाइट लेना चाहते हैं, जो भी लेते हैं, उनके उपयोग वाली जो ऊर्जा है, उसका उत्पादन क्या है, वो खुद ही कर लें। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं कि अगर जितना उनको जितनी एनर्जी चाहिए, एसी-वेसी जो भी वहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत है, अगर मान लीजिए वहाँ पे 100 यूनिट ज़रूरत है और अगर 100 यूनिट के बराबर ये या उससे अधिक क्या कर लेती हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर लेती है, 100 यूनिट का ही ऊर्जा यहाँ पे उत्पादन भी कर लेती है, तो क्या होगा, इसको नेट ज़ीरो बिल्डिंग बोला जाएगा। और अगर ये 100 यूनिट से प्लस कर लेती है, मान लीजिए 150 यूनिट कर दिया, तो ये क्या करेंगी, उस सरप्लस को क्या कर सकेंगी, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से क्या कर सकते हैं, उनको बेच सकेंगी और उससे लाभ कमा सकेंगी। तो ऐसी बिल्डिंग को नेट ज़ीरो बोला जा रहा है। इन फ्यूचर में आने वाली जो बिल्डिंग, उनको इसी तरह बनाया जाएगा। ऐसे सोलर सिस्टम लगाए जाएँगे और बाकी और चीज़ें लगाई जाएँगी। रिन्यूएबल एनर्जी से क्या है, जो गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, उनको क्या करें, यूज़ करें और कहीं न कहीं उस बिल्डिंग में खपत होने वाली ऊर्जा है, उसका वहाँ पे उत्पादन हो सके, जिससे क्या हो कि ऊर्जा के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो कम हो सके। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये है कि कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन क्या है? आप बता दें कि कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? ऐसे देश जो क्या थे, इंग्लैंड के बाद उपनिवेश रहे हैं, बाद में उनको कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। यहाँ पर वार ग्रेव्स कमीशन है, वॉर मतलब जहाँ पे युद्ध हुए, ग्रेव्स मतलब क्या है, कब्रिस्तान, ठीक है? तो अभी क्या सीन है कि इनको कमीशन का मतलब क्या है, आपको बता दें। तो जो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन है, इनको इसलिए बनाया गया था कि जो पहले या फिर दूसरे जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके अंदर का जो भी महिला यानी फीमेल या पुरुष मेल,
जो भी मारे गए थे उनकी शहादत को भुलाया ना जा सके, बल्कि क्या उनके कभी ना भुलाया जा सके, उनको याद किया जा सके, उनके लिए कुछ क्या किए गए थे। उनके कब्रिस्तान को उनको कुछ यादगार चीज़ें बनाई गई थी। तो इसके लिए इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था और ये स्टार्ट किया गया था 1917 से स्टार्ट किया गया था इसके अंतर्गत। आपको बता दें, तो अभी इस टाइम पे चर्चा में क्यों है? इन्होंने वर्ल्ड के 5 ऐसे स्थानों को चुना है जो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स के अंतर्गत आएँगे और इसमें भारत का जो स्थान है वो भारत में कौन-सा आया वो है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा जो युद्ध कब्रिस्तान है, उसको इसके अंदर क्या गया सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें, जो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स का जो कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये कमीशन बेसिकली है क्या? ये कमीशन 6 इसके स्टेट क्या है इसके मेंबर हैं, कुल मिला के कितने लोग हैं? 6 सदस्य इसके जो राज्य है उसके सदस्य हैं और इन 6 के अंदर बात करें कौन-कौन से हैं? तो यूके तो हो गया ही होगा, इसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कनाडा के अलावा यहाँ पे इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और न्यूजीलैंड है, ठीक है? तो 6 लोग ऐसे 6 मेंबर्स के हैं, ध्यान रखिएगा। इसके मेंबर के नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम था इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ये किस लिए बनाया गया इसको आप ध्यान रखिएगा और देश का कौन-सा है? कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान क्षेत्र क्या किया गया इसमें शामिल किया गया है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न ये कह रहा है, सर क्रीक किससे संबंधित है? अगर आप भारत के नक्शे की तरफ जाएँगे, तो आप इस तरह का नक्शा देखेंगे, जो आपका उत्तरी भारत में सॉरी जो पश्चिमी क्षेत्र में आता है, तो ये गुजरात का जो हिस्सा है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पर अरबियंस यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, ठीक है? और अरब सागर के ऊपर यहाँ पे क्या कुछ कट ऐसे अगर क्लोज़ देखें, कुछ इस तरीके का कटा-फटा क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या रिवर बह रही है, उस पानी जो अरब सागर का, तो उस पानी के बँटवारे को लेकर आप यूँ मानिए कि भारत कह रहा है कि नहीं मेरा ये वाला क्षेत्र है, तो पाकिस्तान कह रहा है नहीं मेरा इधर वाला क्षेत्र है, तो वहाँ को लेकर मुद्दा बना हुआ है। तो इसीलिए क्या है सर क्रीक क्या है, ये भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, जो कहाँ है? इसको अगर बात की जाए तो किसके बीच में है? तो अगर भारत की बात की जाए, तो भारत का गुजरात है, वहाँ का क्या है कच्छ क्षेत्र है, उसका ये क्या है, कच्छ का जो रण है, ठीक है? जिसको कच्छ का रण बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि दलदली भूमि है ये, ठीक है? और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस टाइम अगर पूरब इधर पश्चिम में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का कौन-सा इलाका आता है? तो पाकिस्तान के यहाँ पे अगर बात की जाए, तो उनका जो राज्य है सिंध, तो उसका यहाँ पे इलाका आता है और ये एक पट्टी सी है दोनों जैसे मान लीजिए अगर ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, तो उसके बीच में एक पट्टी है जो कितनी है 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसको सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम सर क्रीक जो जगह है, इसके पहले इसका नाम था बाणगंगा, ठीक है? यहाँ पे बनाई जो नदी उसका नाम बाणगंगा के नाम जाना जाता था, लेकिन बाद में जो क्रीक जो उनके ब्रिटेन के जो वहाँ पर क्या थे अधिकारी थे, उनके नाम पर इसको सर क्रीक से जाना जाने लगा है। ये विवादित क्षेत्र है, इस टाइम चर्चा में इसलिए है क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि इतना बड़ा विवाद नहीं है, उसको सुलझा सकते हैं और दोनों में शांति, अमन, चैन कायम कर सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस देश के सज्जनों द्वारा अर्थात डॉक्टरों द्वारा सूअर के हृदय को मनुष्य में लगाया गया है, इसको अभी तक वो ठीक बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सूअर के जो हार्ट है उसको ट्रांसप्लांट करके क्या किया गया, मानव के अंदर लगाया गया है। तो ऐसा करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। तो अमेरिका के जो डॉक्टर है, सर्जन है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सूअर के हार्ट को निकाला और मानव के अंदर डाल दिया, क्योंकि मानव और सूअर के उनकी जो संरचना है वो मिलती-जुलती हैं। लेकिन ये ट्रांसप्लांट जो हृदय है, ये जेनेटिकली इसको मॉडिफाई किया गया है। इसमें से बहुत सारे जीन हटा दिए गए हैं। जो सूअर के जीन जो मानव को प्रभावित करते हैं, वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, या मानव के अंदर वाले वो जीन जो इनको डिफेक्ट कर सकते थे, इनको हटाकर इसको मॉडिफाई करके इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। और इसकी जो कोशिश की गई है कहीं सराहनीय है। आगे आने वाले समय में जिस हिसाब से अंगों की कमी के चलते लोगों की जो मौत होती है वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी। आपको एक वर्ड इसमें ध्यान रखना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है? ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है? तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो का मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब क्या होता है? एक प्रजाति का जो दूसरी प्रजाति के अंदर कोई भी अंग क्या प्रत्यारोपित या ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक प्रजाति का इसमें किया जाए ट्रांसप्लांटेशन, दूसरी प्रजाति के अंदर किया जाए, उसका बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन वर्ड याद याद रखना और इसने अमेरिका के सर्जनों ने किया है। देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आईएसएफआर अर्थात इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अभी प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन-सा है? कि कौन से राज्य ऐसा देश का ऐसा कौन-सा राज्य है जहाँ पर वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आपको बता दें टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है? तो वन क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अलावा फिर आएगा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, ठीक है?
और देश के अंदर कुल वन देखें तो इस टाइम पर अब कुछ वनों का हिस्सा बढ़ा है और 24.62% हमारे वन क्षेत्र हो गए हैं पूरे देश के अंदर। टारगेट हमारा कितना है कि 33% हो जाए। सर्वाधिक कहाँ है? एमपी के अंदर है, 24.62 हो चुके हैं। इसमें दो गौर करने वाली बातें हैं, जो दक्षिणी भारत है अर्थात साउथ इंडिया के जितने भी हमारे स्टेट हैं, उनमें कहीं न कहीं क्या है, वन क्षेत्र का इजाफा हुआ है। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो माने जाते थे वनों का घर है, उनमें क्या हुआ, कहीं न कहीं कमी आ रही है, वो कहीं पे गहरे भूमि परिवर्तन हो रहे हैं, तो चिंता का विषय बना हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं न कहीं आपसे आ जाएगा। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, इसके नए चेयरमैन कौन है? आपको बता दें, नए चेयरमैन से पहले जो पुराने चेयरमैन थे, वो थे जिसका मंगलयान के वहाँ गया था इनके कार्यकाल में, तो इनका नाम था के सिवान। अब के सिवान रिटायर होंगे, उनके रिटायर होने के बाद जो जगह लेंगे, उनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है? तो नए चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ, इस बात को याद रखिएगा। और आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी चेयरमैन बनता है, तो उसके अंडर में क्या-क्या वर्क करता है, किसका वो अध्यक्षता करता है? 2 चीज़ों की अध्यक्षता करता है। एक तो करता है अंतरिक्ष अंतरिक्ष विभाग का वो सचिव बन जाता है, उसका चेयरमैन बनने के बाद में, ठीक है? अंतरिक्ष विभाग का क्या बनता है? सचिव बनता है। और दूसरा उसको क्या मिलता है? अंतरिक्ष आयोग का वो अध्यक्ष भी बन जाता है। अंतरिक्ष आयोग का वो क्या बन जाता है? चेयरमैन बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, 2 काम बनते हैं। तो इस टाइम कौन से हैं? एस सोमनाथ हैं, इस नाम को याद रखिएगा, ठीक है? अब आप अगर अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी इसमें आती है, ग्रुप डी आता है इसमें, आपके इतने एयरफोर्स हैं, नेवी है, सॉरी, आर्मी है, टीचिंग की जॉब है, ठीक है? इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या ऐसी जितने भी जॉब हैं जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सब के लिए आपको सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए भी। अब मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। थैंक यू।